जब ये आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो ऐसे विधि को कहा जाता है आनुवान। आनुवान क्या कहा जाता है? सिकता कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। उस विधि को आनुवांशिकता कहते हैं। समझ गए? जब आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिकता का जब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं अनुवांशिकी कहा जाता है। मतलब आनुवांशिक गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी। विधि को क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। और जिस गुण का हम अध्ययन करेंगे उस गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। जबकि तीनों को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है। समझ गए? यहाँ पर जौन बच्चा बढ़िया से नहीं समझेगा उसको समझ में आएगा, बोलेगा तीनों के तो गुण एक ही न है, तीनों का वर्ड मीनिंग एक ही, तीनों गलत हो जाएगा। आनुवांशिक गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, जिस गुण, उस गुण को क्या कहेंगे? आनुवांशिक। इस विधि को क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। और जिस गुण का हम अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1906 ईस्वी में विटसन ने किया था। कौन किया था? विटसन। विटसन ने ही सबसे पहले आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया था 1906 ईस्वी। विटसन। हाँ, समझ गए? अब इसके प्रति जो विचार प्रस्तुत किया वो कौन कर रहे थे? चार्ल्स डार्विन। यही विविधता के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए चार्ल्स डार्विन बेचारे समुद्र के अंदर 6 वर्ष तक का अपना जिंदगी बिताया था। वही चार्ल्स डार्विन जिससे बेचारा को सगाई रुक गया था चेहरे की सुंदरता के कारण, का इतिहास पढ़िएगा, बड़ा लंबा चौड़ा है चार्ल्स डार्विन का। सगाई मैंने समझते हो, शादी टूट गई थी चेहरे की सुंदरता के कारण। मतलब इनका जो चेहरे था वो बहुत बदसूरत थे, मैंने चेहरा सुंदर नहीं था और बहुत ज्यादा काला। मैंने लोग इन्हें पसंद नहीं किया सिर्फ किसके लिए? चेहरे से। समझ गए? पसंद जब नहीं किए वही दिन से वह जिक्रता किए और अपने चरित्र को इतना बढ़ाए कि एक दिन पूरा दुनिया इनके पर फिदा हो गया। ये समुद्र में 6 बरस तक लगातार रहे थे जहाज के अंदर, और वही रह करके जो 6 बरस समुद्र के अंदर जब रहे, वहां से 6 बरस के बाद जब वापस निकले तो एक किताब लिखे थे जिनका नाम था द ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक किताब लिखी, स्पीसीज एक किताब लिखी। मतलब जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो किताब लिखा गया द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा कि जो भी धरती पर, मतलब बहुत ज्यादा कॉपी में लिखे, इतना कॉपी लिख के लाए कि जिस दिन वह समुद्र के अंदर से बाहर आ रहे थे, दुनिया की हर सैद्धांतिक व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति, हर विभाग का व्यक्ति जो सबसे विद्वान हुआ करते थे वही समुद्र के किनारे इनका वेलकम कर रहा था। कब? चार्ल्स डार्विन बाहर आए। जैसे ही चार्ल्स डार्विन आए, इतिहास पढ़ोगे जी, बड़ा कंपटीशन में बड़ी काम आए। देखो इसके पहले हम तत्काल मैंने कल एक वीडियो हमने अपना आपको बना के दिया है, ठीक है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे से कब कौन क्या किया है, सारे चीज का मतलब वो कंपटीशन के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका पूरा लूसेंट है ना, वो लूसेंट आपको कंप्लीट हम करने वाले हैं। पढ़िएगा तो आपको बायोलॉजी, अभी सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। कहा है यूट्यूब पर, वजह है कि अगर हम आर्ट्स पेपर पढ़ाना शुरू करते हैं उस पर, क्या मान लें कि फिजिक्स केमिस्ट्री अभी पढ़ाना शुरू करेंगे, अभी के डेट में प्रतिद्वंदिता के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो नहीं करेगा तो कम से कम इतना कहे कि देखो का तो बायोलॉजी के टीचर है, आर्ट्स पढ़ाता है, कह करके बरगलाएगा बच्चा लोग। हम सबसे पहले सोचे कि पहले बायोलॉजी में ही अपना धाक जमाइए उसमें, और बाद तो जब ज्ञान इसके पास है तो फिर जाएगा कहाँ। और जब इंसान एक बार हो जाता है सही सलामत तो फिर उसको हिलाने से भी कुछ करता हाल ही नहीं। और यूट्यूब आज के डेट में ऐसा जमाना आ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर उस पर स्टडी कीजिए, और सिर्फ आपकी काबिलियत की गिनती होती है। नो चेहरा, नो धर्म, नो जाति है, वहां पर किसी की कोई पहचान नहीं है, बस पहचान सिर्फ चरित्र का होता है। लेकिन ये ऑफलाइन सेंटर में सबसे ज्यादा पहचान आपका चरित्र से ज्यादा जाति और चित्र का हो रहा है। समझ गए? तो अपनी जो गुण है वो आप, जो इतना समय हम लोग यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, वही चीज को समय हम लोग वहां पर देने का प्रयास करेंगे। समझ गए? बहुत ज्यादा बहुत अच्छी चीज हो चुकी है। कहाँ? ऑनलाइन सिस्टम।
ठीक है, तो हम भी उस पर प्रयास कर रहे हैं। आप चाहिएगा तो उस पर वीडियो आप देखिए। हम आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतने करेंगे, देखिए हम ऐसा नहीं करें कि आप हमको देख करके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, नहीं, वो आपकी शौक है, वो आपकी अपनी स्वाधीनता पर निर्भर करता है कि आप हमें कैसे चाह रहे हैं। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं कीजिए, समझ गए। वो जब तक आपकी अच्छाई पर निर्भर करता है। हम जब आपके लिए अच्छे हैं तो अच्छे हैं, खराब है तो खराब है, हम उस पर, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे परिस्थिति के हिसाब से हमने बहुत हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर ज्यादा डिप्टी जाकर के यह करें। अब देख, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है वो लिखने वाला व्यक्ति का नाम चार्ल्स डार्विन है। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक सवाल, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? याद होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है, वही चार्ल्स डार्विन जो जीवन में कभी किसी से हार नहीं माना था, अध्ययन के क्षेत्र में कभी किसी से हार नहीं माना। लेकिन सत्य कहा जाता है कि जिस पर दुनिया हंसती है ना, वो वक्त आने पर वही व्यक्ति दुनिया को हंसा देता है। हंसने वाला व्यक्ति था, माने जिस पर हंसा गया था, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इस पर दुनिया हंसती थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल मतलब दिमाग का मेंटल है, तो जोड़ते थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल मतलब दिमाग का क्या है, मेंटल है। एकरा कुछ ही बुझाएगा, ये बेचारा पुजारी है, लेकिन अंत में देखिएगा रिजल्ट कितना बेहतर आया है। ग्रेगर जॉन में सॉरी चार्ल्स डार्विन जब समुद्र के अंदर से वापस आए तो दुनिया की हर व्यक्ति इनके स्वागत में खड़ा रहा, लेकिन विद्वान लोग इनके समुद्र के तट पे रहे कि कब चार्ल्स डार्विन वापस आते हैं। अब जो व्यक्ति इनको हंसता था, मैंने तोड़ता था, बेवकूफ मानता था, वही व्यक्ति वहां पे खड़ा है। लेकिन जब समुद्र के अंदर से वापस आए तो कम से कम 50 हजारों की संख्या में कॉपी लेके आए और सब कॉपी भरा हुआ था टिप्सी के माध्यम से। आए रे कि वैसे ही गिलती है, साइंस दिमाग लगाइए, कॉपी लेके गए वहां, क्योंकि वो गए थे किस लिए, जो बताइए उद्देश्य उनका क्या था। नहीं, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो चार्ल्स डार्विन का भी जो उद्देश्य था, चूंकि कंडीशन किस चीज का चल रहा था, तो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में युद्ध चल रही थी, तो इसने कहा कि कोई कहे समुद्र के में से उत्पन्न हुआ है, कोई कहे किसी चीज से उत्पन्न हुआ है, तो उसी चीज के अध्ययन करने हेतु समुद्र के अंदर गए थे। और कितने वर्षों तक रहे थे, 6 वर्ष तक। जब वो वापस आए तो जो कॉपी किताब निकला, जो कॉपी लिखले, वो सब लिखले जो आए थे, तो अब एक सवाल उठता है कि जब से ही वापस आए ना तो बहुत ज्यादा गोरा नजर आए, और उनकी जो फिनोटाइप था वो बदल चुका था। मैंने काफी जो करिया थे वो समुद्र के निकलने के बाद तो कैसा निकले, गोर। यहाँ तक कि कुछ लोग उनको पहचानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि 6 वर्ष तक तो समझ सकते हैं, चेहरा जो समुद्र के अंदर रहा है, उनकी बहुत ज्यादा बदलाव देखा गया, काफी बड़ा बड़ा बाल देखा गया, काफी गोरा देखा गया। और जब वो समुद्र के वापस से बाहर आते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट उनका शब्द है। जब उनको से पूछा गया पहला स्टेटमेंट, तो उसने एक ही स्टेटमेंट दिया है जो जीवन के सबसे उत्तम शब्द मानी जाती है। आज हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर विभाग के लोग इसका पालन करते हैं। पहला शब्द है कि प्रत्येक बड़े मछलियां छोटे मछलियों को जीवित देखना पसंद नहीं करता। मैंने प्रत्येक बड़े जो जीव है वो छोटे जीव को आगे बढ़ने देना पसंद नहीं करते। पहला शब्द यही स्टेटमेंट दिए थे। बस बेचारा इतना बोल के जाएंगे कहा, जितना लोग बैठे थे क्या खड़े थे, वो सब अपना अपना हिसाब से अपने कॉपी में नोट किया। तो वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसने कहा कि प्रत्येक बड़े वृक्ष छोटे वृक्ष को उगने देना पसंद नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप इसका जीवन में उपयोग कीजिए। आज आप कहते हैं ना कि हम जाके हम अपने, मान लिया जाए कि आप हमारे पास बायोलॉजी सीखने आए, ये ब्रेन है, ये इंसान है, इंसान के अंदर जरूर ऐसी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये जरूर चाहता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, ये इंसान 70% आपको विद्वान बनाना नहीं चाहता, नहीं चाहता है कि हमारे अंदर जितना गुण है वो सब के सब ज्ञान हम अपने बच्चों को दे दें, ये कभी नहीं चाहता। क्योंकि मन में अंदर छुपी होती है कि जब सारे के सारे गुण हम बच्चों को दे ही देंगे तो फिर मेरा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमसे ही आगे निकल जाएगा। ये साइकोलॉजी के तहत जुड़ा होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पूरी ज्ञान को आपको देना पसंद नहीं करता,
आपके अंदर से ऐसी ज्ञान होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए कि हम देना नहीं चाहते, लेकिन आप हमसे खींच लीजिए, हमसे छीन लीजिए। और छीनने का मतलब ऐसा नहीं कि हमारे आप माथा पे बैठ करके हमको से ज्ञान सीखिए। कभी कभी बड़े लोग कहते हैं कि जब ज्ञान आपको अर्जित करना है, जिस व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करना है उसके माथे पे बैठ करके ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। उससे हम लड़ाई झगड़ा करके ज्ञान अर्जित नहीं किए जा सकते हैं, उनसे हम दुश्मनी करके ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। जब भी उनसे ज्ञान अर्जित करना है तो उनको चरणों में गिरना होगा, चरण पे जाना होगा, अन्यथा माथा पे बैठ के आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। लेकिन आज के बच्चों में यही ज्ञानिता की क्या है, कमी है। न शिक्षक को कद्र करना सीखता है, बट वैसे शिक्षक भी कुछ लोग हैं कि आपको उस तरह के उद्दंडिता बात सिखाने को प्रेरित करते हैं। तो हम सभी को ये चीज चाहिए कि हमको ये देना नहीं चाह रहे, हम इनसे ऐसे अंदर अपना फीलिंग जगाएं कि न चाह करके भी इंसान हमको ज्ञान दे दे, ऐसा होना चाहिए। एक थोड़ी सी याद कीजिए, अगर आप लोग रामायण देखते होंगे तो आप उससे हम थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं आप लोग को, बहुत अच्छी चीज वहां पे देखिएगा तो आपको मिलेगा अर्जित करने के लिए। जब रावण को बाण लगी थी राम जी का, देखा है सब लोग, आप लोग देखिए रावण को जो बाण लगी थी राम जी के द्वारा, आप देखिएगा, देखिए इनको धर्म से देखिए मत, धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ के देखना है। कोई भी संप्रदाय के लोग इस पॉइंट को खाली देखें कि जब रावण को बाण लगी थी राम जी के द्वारा तो रावण बेचारा गिर गया। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे विद्वान व्यक्ति रावण थे, न रावण ऐसा कोई विद्वान पैदा लिया है और ना लेगा। वो राम जी से भी ज्यादा विद्वान था, ज्यादा ताकतवर थे। ये ध्यान आपको रखना है। भलुकिया को महाभारत और रामायण में कुछ अलग चीज दिखाया गया है, लेकिन नहीं, आप उसकी गुण को अध्ययन कीजिए। कहीं कहीं हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रात हम लोग 1 घंटा लगभग इसका पर डिस्कसिंग चल रहा था, श्रीमद् भागवत पुराण कथा पर हम लोग पढ़ करके उसका व्याख्या कर रहे थे। हम सबसे कच्चा उम्र में हम ही थे, बाकी सब हमारे बाप के दाखिल थे, मैंने बहुत पुराने पुराने लोग बैठे, हम गीता श्रीमद् भागवत महापुराण को बैठ करके पढ़ करके हम लोग को व्याख्या कर रहे थे, समझ गए। तो उस जगह पर आप देखिए, तो रावण को जब बाण लगी थी ना, तो राम जी ने बोला अपने छोटे भाई लक्ष्मण कि लक्ष्मण आप उनके पास जाओ, एकार भी नहीं मारते हैं, उनके पास जाओ। लक्ष्मण ने चिल्ला बोलता है, हट, मैं उस दूसरे के पास गए जाओ, हम नहीं जाएंगे। राम जी ने बोलता कि आप जाओ तो सही, दुनिया की सबसे विद्वान व्यक्ति है, हो सकता है कि जाते जाते कुछ देख के आपको जाएगा। ये राम जी को पता था। जब राम जी वहां लक्ष्मण पहुंचता है तो जा करके लक्ष्मण जानते हो कहां खड़ा होता है, आप इस चीज को केयर कीजिएगा, जा करके सिर के बगल में इसे खड़ा हो जाता है, माथा के आगे, मथवा से पड़े थे पीछे खड़ा हो जाता है इसे। रावण ने कुछ गतिविधि अपना नहीं बोला, फिर वापस थोड़ी देरी ठहर के आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का बात भी मानना था लक्ष्मण को। आता बोलता वो तो कुछ नहीं बोला, कहे को हमको वहां पर भेज रहे हैं, कहा कि तुम कहां थो, तो मैंने सिर पर जाकर से खड़ा हुआ, वो तो कुछ नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे कि बहुत विद्वान है, कुछ सीख देगा। राम जी ने पुनः कहते हैं आपको सीख लेना है किसी के सर पर नहीं, जाके चरण के पास खड़ा होकर देखो। राम जी लक्ष्मण फिर जाते हैं, चरण के पास खड़ा होते हैं, वहीं पर रावण ने बहुत बड़ा सीख देता है। जीवन में इंसान के कम से कम 5 चीजों से बचना चाहिए। ऐसे हम 3 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 2 शब्द आपको आंतरिक रूप से अपने शक्ति के अनुसार समझना होगा, 2 चीज अपने आप अंदर ज्ञान अर्जित कीजिए, 3 चीज हम आपको बता देंगे। सबसे पहले कहता है कि देखिए आपका जो जीव है ना, ये जीव से इंसान को बचना चाहिए। ये जीव जो है बड़ा उटपटांग चीज है, अगर इसमें अगर कितनों चीज टेस्टी दो दोगे तो फिर भी इसको मन भरता नहीं है। मतलब जीव चट्टन बनना नहीं चाहिए, जीवन में जीव चट्टन नहीं बनना चाहिए। जीव का स्वाद बड़ी अलग चीज है। आज दुनिया विलीन हो रहा है किसके चक्कर में, जीव और शौक के चक्कर में। मैं कहता मेरा शौक है कि मैं ये काम करूं, ओ शौक है इसको, आज जीव के लिए देख रहे हैं कि कहां से कालो कर रहा है। तीसरा है सॉरी दूसरा जो है जीव, इस तो जीव की मैं बात बोल दिया, और दूसरा कुछ तो भुला हूं गए हम, नहीं तो बता देते। मतलब 5 चीजों से वो बचने को सलाह दिए। जो व्यक्ति 5 चीज से बच जाता है वो इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है, और जो ये 3 चीजों से गया वो गया। अब कहता देख भाई
अब निकलता है चार्ल्स डार्विन की कहानी, वहां पर देखिएगा आपको मिलेगा, या कुछ अपने पूर्वजों से पूछिएगा कि 5 शब्द क्या था तो आपको बता देंगे। हमको याद था लेकिन देखिए ध्यान से उतर गया। अब कभी कभी ना पूरा दिमाग 100% एक ही पॉइंट पे लगाते हैं, लेकिन हम ऐसे, मेरा दिमाग का काम है, यूजमेंट हम शुरू से करते आए हैं कि अगर हम 60% आपको सिखा रहे हैं तो हमारा 40% कोई अलग पॉइंट पे चलता रहता है कि अगला पॉइंट कहां से कहां खींच के इसे बताना है। कभी कभी 100% दिमाग में लगा देते हैं एक ही पॉइंट, तो इससे क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब था, वो जब निकले तो विद्वान लोग अलग अलग धर्म से जोड़ा गया। अब जो मनुष्य वैज्ञानिक था मानव के संदर्भ में, वो कहे कि जीवन में यह बात सत्य है कि प्रत्येक बड़े लोग गरीब लोगों को उठने देना पसंद नहीं करता। ये बात सत्य है कि नहीं है? आपके चाचा 2 भाई, एक चाचा पूरा बड़ा आदमी बन जाए, आपके जो पिताजी है बड़ी गरीब है, आप भी बड़ी गरीबी हो गए, वो कभी नहीं चाचा चाहेगा कि हमारा भतीजा हमसे आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जिस दिन उससे तुम ऊंचा मकान बना लोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए साइकोलॉजी कहता है कि कभी नहीं चाहेगा। आपके बड़ भाई है ना, अगर वो इंटर में 400 नंबर ला के आपको छोड़ा है, आपके पूरे घर को खानदान में सबसे अधिक नंबर 400 है, और वो लाने वाला आपका बड़ा भाई है, क्या आपके बड़ा बहन भी हो सकता है। आप उसके पीठ पे हैं, मतलब 2025 में वो दिया एग्जाम तो इतना नंबर लाया है, 26 में आप हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा छोटा भाई का नंबर 405 आ जाए, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि पता है कि जिस दिन 405 आया वो दिन घर में मेरा वैल्यू कम जाए, कभी नहीं चाहता है। हाँ ये चाहेगा जरूर कि 399 रहे, ताकि कहे लगेगा देख ले अब हमारा कोई टक्कर देता है, सब दिन इसकी औकात चलेगा उसकी घर में। ये साइकोलॉजी कहता है, मनोविज्ञान कहती है, कोई भी व्यक्ति अपने से आगे बढ़ने देना पसंद नहीं करता है, ये सत्य है। अब देख लीजिए, अब चार्ल्स डार्विन जब वापस आया ना तो इसने बहुत सारा सिद्धांत को लिखा। अब उनसे सारे सिद्धांत को एक संक्षिप्त किताब में लिखा गया जिनका नाम पड़ा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर भी इनको जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में इनको अच्छी ज्ञान का अर्जिता नहीं हुआ, मतलब जिस सिद्धांत पर काम करने गए थे उस पर 100% इनकी ज्ञान की प्राप्ति, सफलता प्राप्त नहीं हुआ। सफलता न मिलने का कारण समझिए, सबसे ज्ञान के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर चीज यही बोल रहे हैं हम आपको। पहला एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये दोनों सब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो नंबर 1 नंबर में, मैंने 2 से कुछ नंबर में, और लैंग्वेज में पूछेगा। ये जो बोलने जा रहे हैं ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि चार्ल्स डार्विन के असफलता होने का मुख्य कारण क्या था। चार्ल्स डार्विन के असफलता होने का मुख्य कारण यह था कि वो एक ही समय में अनेक वस्तुओं पर, अनेक पदार्थों पर, अनेक जीवों पर, अनेक पेड़ पौधों पर अनेक गुणों के साथ अध्ययन करते थे। मैंने मान लेना कि इनके पास 5 गो पौधा ले लिया, तो 5 को एक ही बार अध्ययन करते थे। अगर मान ले कि कै गो है, 7 गो है, अगर 7 गो पेड़ पौधा है ना तो इस 7 के एक ही बार अध्ययन करते थे, वो पहला गलती। और दूसरा गलती क्या था कि 7 में जो सब गुण पाया जाता है तो सब गुणमा को एक के साथ अध्ययन करते थे, दूसरी गलती था। तीसरी गलती क्या था कि जो भी अध्ययन करते थे, चाहे वो सफल मिले चाहे असफलता मिले, जो भी अध्ययन करते थे वो अध्ययन के कुछ शब्द कोई कॉपी में लिखे नहीं करते थे, मैंने लिखा नहीं करते थे। बस अध्ययन की सफलता नहीं मिला, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं, भुला गया इसके लिए। ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती थी कि ये सबसे अधिक अध्ययन करने हेतु बड़े बड़े वृक्ष का इस्तेमाल करते थे, मैंने बड़े बड़े पदार्थ, बड़े बड़े जीव और बड़े बड़े पेड़ पौधा का अध्ययन किया करते थे। एक गलती इनका कैसा हुआ? चौथी गलती, क्योंकि बड़ा बड़ा वृक्ष का अध्ययन करते थे तो रात में इनको अध्ययन करने में बनता नहीं था, छोटे जगहों पर अध्ययन करने में बनता नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का बनता नहीं था, कोई चीज लिखते नहीं थे, इसलिए इनको याद नहीं रह पाता था। असफलता का मुख्य कारण आपका चार्ल्स डार्विन का यही था। चार्ल्स डार्विन का असफलता का मुख्य कारण यही था। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से निकलेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, ऐसे शुद्ध रूप से बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन उनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल।
ग्रेगर जोहान मेंडल। ऐसे इनका जन्म मानी जाती है कि बहुत ही निम्न स्तर, जैसे जन्म का कुछ डेट कहीं किताब में इंडिकेट नहीं किया, मृत्यु किया है लेकिन जन्म नहीं किया है। लेकिन आप एक किताब में आपको बता देता हूं, जब ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में जाइएगा, ग्रेजुएशन के पार्ट थर्ड में, और आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए बॉटनी, तब आपके सेकेंड किताब में मिलेगा जिसमें दर्शाया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनका जन्म 1831 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? ये आपको हम बता रहे हैं पार्ट थर्ड के बॉटनी डिपार्टमेंट में सेकंड किताब में जाइएगा, तब वहां आपको पढ़ना है। जिनका जन्म ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म कब हुआ? 1831 ईस्वी। बहुत दिनों तक के बेचारा स्टडी किए। इनका जन्म हुआ था सिलसियासन एक शहर थी, वहीं पर इनका एक किसान घर में जन्म हुआ था। माने इनका जो जन्म हुआ वो कैसे घर में हुए थे? किसान घर में। यह एक मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र मैंने समझते हो? मेधावी छात्र मतलब समझ रहे हैं? मेधावी छात्र का मतलब वह एक गरीब परिवार में जन्म लिए। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जब एक गरीब परिवार में जन्म जिनका हुआ था 1831 ईस्वी में, कैसे घर में हुआ था? एक किसान घर में हुआ था। किसान मन, इनका पिताजी कौन थे? किसान थे, वही इनका जन्म होता है। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे। इसने 1851 ईस्वी में वियना यूनिवर्सिटी अब हमको पता चल चुका है कि ये मेधावी छात्र रही थे, क्योंकि वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ना किसी आम बच्चों के लिए नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह स्कॉलरशिप के तहत एग्जाम देकर के जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आज लोगों को कहा जाता है कि आज जिस झोपड़पट्टी से तो लोग निकलते हो, आप लोग की औकात नहीं है कि आप जा करके एमबीबीएस एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं। ये आपकी औकात नहीं है। औकात है कब? इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा जिसका नाम क्या है? नीट है। अगर इसके तहत आप निकलते हैं तो हो सकता है कि यह सौभाग्य आपको मिल सके। इसमें झोपड़ी में झोपड़ी न भी रहने वाला बच्चा अगर नीट निकालता है, जिसके पास झोपड़ी नहीं है, वो भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। मतलब यदि आप चाहते हैं कि झोपड़पट्टी से उठकर डायरेक्ट हम किसी एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़े, तो उसके लिए एक सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कब? जब आप एक नीट की एग्जाम निकालिएगा तब। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा। ये नाम जितना शॉर्ट दिखने में लग रहा है, शॉर्ट मत समझना, एक से बड़ा पारामेडिकल है नाम, पारामेडिकल यहां तक पहुंच जाएगा है। आई शॉर्ट क्या लिखा है? नीट। आप समझ सकते हो, निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपके हैं, आपके देश में चाहे है, सगरो है। लेकिन अब यहू नहीं निकालिएगा, सपना देखिएगा कि हम एमबीबीएस बने। ये सपना कभी मत देखना चाहिए, ये सपना काल्पनिक हो सकते हैं। अब उसने एक मेधावी छात्र थे ना, तो उसने कोई कंपटीशन निकाल करके वो वियना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए। कब? 1851 में, 51 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में वियना यूनिवर्सिटी में वह दाखिला लेते। और वहां दाखिला लेते हैं, जो सुन लीजिए, भौतिकी विज्ञान में वह दाखिला लेते हैं। और दूसरा एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए रखते हैं दर्शन शास्त्र। अब कहिए कि सर हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम काहे को संस्कृत पर ध्यान देंगे? मैं यहां नहीं बोल रहा, आप लोग को बोल रहे हैं। अरे ज्ञान अर्जित करना कोई माने ये जरूरी नहीं है कि हम बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी से ही सिर्फ ज्ञान अर्जित करें। जिसमें आपका अभिरुचि है उससे भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऐसी चीज होती है कहीं कहीं कि रोजी रोटी के लिए हम लोग अलग डिपार्टमेंट का अध्ययन कर रहा है, लेकिन मेरा शौक है कि हम ये चीज की पढ़ाई पढ़ते हैं। मजबूरन में कोई अलग काम करता है, मजबूरन है तो हम लिट्टी चोखा बेच रहे हैं, लेकिन मेरा लिट्टी चोखा बेचना ये सौभाग्य नहीं है, मेरा शौक नहीं है। हम लिट्टी चोखा बेच करके हम अगला कोई चीज के हासिल करने वाले हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रोजी रोटी के लिए अलग तरीके का चीज है, लेकिन अपना एक शौक अलग चीज है। अब उसने वापस आया कब? तो सबसे पहले वापस वो आए बेचारे, देखिए 1800 भुला गए 53 में वह वापस आते।
1863 ईस्वी में जब वो वापस आते हैं तो वापस आने के बाद वह किसी यूनिवर्सिटी का अध्यापक बनाए गए। अध्यापक जब बनाए गए तो अध्यापक भी बने, अध्ययन भी करते रहे, और अध्ययन करते करते उसने बेचारा क्या किया, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उसने अपना धर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा पकड़ में रहे। उन्हें धर्म को भी वो छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बने। धर्म धर्म को भी वो अपने बना के रखे, और इन तीनों चीज को बरकरार रखते हुए सन 1856 ईस्वी की बात है भैया, सन 1856 ईस्वी से लेके 1863 ईस्वी तक लगातार उसने अध्ययन किया। किसके प्रति? जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ के प्रति, जैव विविधता, आनुवांशिक गुण के सिद्धांत के प्रति। कब से कब लेकर के? 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक का। उस समय वह थे, उस समय जो थे भैया, देखो दिख रहा है ना जी, अब मान लो कि दिख रहा है, मान लेना जी। 1863 ईस्वी तक लगातार उसने अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते अपने धर्म के प्रति भी इनका रुचि था। अध्ययन कहाँ किए भाई? तो ये बेचारे सारे चीज को छोड़ करके और ऑस्ट्रिया जो कुछ लोग इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोलता है, ऑस्ट्रिया के अलग अलग है, ऑस्ट्रिया हमरा नहीं पता है इतना। ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में, कहा? ब्रून नामक शहर में एक मठ में थे, मठ था, और उसी मठ में बन गए कौची? पुजारी। समझ जाइए, इतना विद्वान आदमी कौची बन गया अंत में? पुजारी। अर्थात कहा जा सकता है ये भी एक प्रकार का गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। गुप्तेश्वर पांडे तो डीआईजी से डायरेक्ट अपना इस्तीफा देकर के बन गए कौची? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो आपका डीआईजी थे गुप्तेश्वर पांडे। वो गुप्तेश्वर पांडे जो एक दिन जहानाबाद का एसपी रहा करते थे, वो अपना डीआईजी के पद छोड़ करके डायरेक्ट किसमें एडमिशन ले लिए? कृष्ण भक्ति के लीन में हो गए। अभी वो वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण भक्ति के लीन, माने कृष्ण के भक्ति में लीन है। समझ गए? आप समझिए, थोड़ा सा और समय दो, अभी है पूरी टाइम आज ले लेंगे हम। पुजारी थे जो मठ में रहा करते थे। अब इसने इतना देरी तक अध्ययन किया, और एक सम्मेलन हुआ 1800, अब फास्ट थोड़ा पढ़ेंगे, 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में एक सम्मेलन हुई जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटिकल ऑफ ब्रून, NHSB, याद रहेगा? 1865 ईस्वी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर। उस सम्मेलन का नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटिकल ऑफ ब्रून। वहां पर जैसे ही सम्मेलन हुआ, बेचारा ग्रेगर जॉन मेंडल वहां पहुंच जाते हैं। अब पहुंच के सम्मेलन के सबसे पिछला सीट पर बैठते हैं। उन्हें जो सभा चल रही थी ना, उस सभा के सबसे अंतिम में बैठे, एक छोटा सा किताब लेके बैठ गए। और किताब लेके जब बैठे तो वहां जो स्पीच हो रही थी, वह स्पीच से बड़ी कहानी को संक्षेप में लिख करके और अपने कुछ सैद्धांतिक चीज को लिख करके 1866 ईस्वी में इस संगठन के तहत भेज दिए वहां, इनकी संगठन के पास। मैंने 1865 ईस्वी में हुआ, और साल भर के बाद अपना जो पत्रिका तैयार किए, वो पत्रिका भेज दिए कहां? नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटिकल ऑफ ब्रून नामक संगठन में भेज दिया। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन दुख की बात है कि 1866 ईस्वी बीत जाता है, लेकिन इनकर किताब को कोनो अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने किताब जो दिए ना, लीजिए इसको तनी अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज दिया गया है। तो इनकर किताब को कोनो अध्ययन नहीं किया, ये समझ करके कि जिसका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, दिमाग का बिल्कुल मेंटल है, पागल है। इतना बड़ा विद्वान आदमी चार्ल्स डार्विन करे है जी, चार्ल्स डार्विन जो है, इसको से अगर सिद्धांत नहीं निकल रहा है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो दिमाग का मेंटल है, वो पुजारी है, एकरा से ज्ञान निकल जाएगा, एकरा से सिद्धांत निकल जाएगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में इनको अवहेलना किया गया। अवहेलना मैंने समझते हो, लज्जता की गई, मैंने बेइज्जती जिसको कहते किया गया। लेकिन इस बेइज्जती का कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। किनके ऊपर? ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर। कहते हैं ना कि जिसके अंदर सफलता की जुनून सवार होती है,
उनका हर एक माने अवहेलना भी उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा चीज है। माने जौन दिन आपके अंदर लग जाएगा ना कि हमको इस चीज की प्राप्ति है, अगर कोई गाड़ियों तुमको देगा, हंसबो करेगा तुम्हारे ऊपर कि पढ़ के विद्वान हो जाए जानित नहीं, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए उसको। क्योंकि सफलता के पहले जितना भी व्यक्ति होता है वो सब पर दुनिया हंसती है, लेकिन सफलता के बाद सब कोई उसको पूजता है। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने सोच लिया और किताब को देख करके कहा कि अगर बुझाएगा तो अध्ययन कर लीजिएगा हमरो किताब के। तो सब वैज्ञानिक कहा कि नहीं, इनका किताब को अंदर बिक दो कन्हू, मैंने स्टडी सेंटर में बिक दिया गया। बिक दिया का मतलब सबसे अंदर कन्हू नुका के रख दिया गया। उस समय दुनिया की हर एक वैज्ञानिक किसके सिद्धांत का अध्ययन कर रहा था? चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों का। क्योंकि दुनिया की सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन था? चार्ल्स डार्विन। अध्ययन करने में लीन था, लेकिन किसी को प्राप्ति इसकी सफलता से नहीं हुई। अंत में 3 वैज्ञानिक का हार जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का भी मृत्यु हो जाता है जी, 1884 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। उन्हें बिना सम्मान पाए बेचारा दुनिया से क्या हो गए? चल गए। अब 84 में इनका मृत्यु हुआ और 16 वर्ष के बाद 3 व्यक्ति थे, इन्हें 3 व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। होलैंड के हागो डी ब्रिज, यह तक पढ़ाएंगे। हागो डी ब्रिज नाम है। होलैंड के एक वैज्ञानिक था जिनका नाम क्या था? हागो डी ब्रिज। होलैंड के हागो डी ब्रिज माने अरे लड़का बात मत करो। कितने वर्ष के बाद? 16 वर्ष के बाद। कितना में मृत्यु हुई? 16 वर्ष के बाद, मतलब 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में उस संस्था से निकल करके 3 वैज्ञानिक नाराज होकर के पतियायित चल रहा था कि पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब हमनी के नाम छपने वाला नहीं है। कि चार्ल्स डार्विन के पगलापन में हमनी पागल हो गए, अब हमनी के कुछ सिद्धांत नहीं मिला। कि बात बतियाई, तीनों व्यक्ति जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे तो कुछ रास्ता के बाद अंतिम एक शब्द निकलता और कहते हैं अब जाने से क्या होगा, मुंह कौची के दिखाओगे, इससे बढ़िया कि मर जाओ। ये नहीं, कोई चीज के खोज किया है ये नहीं। जैसे तू लोग मान ले कि जहानाबाद डेरा लेके आके पढ़ रहा है, तोनी तो यही सोच के आए हो कि बढ़िया से रिजल्ट लाएंगे, बढ़िया से विद्वान बनेंगे, सफल होके जाएंगे। यहाँ से अंतिम में जाओ थर्ड डिवीजन लेके, या असफल होके उन्हें फेल डिवीजन लेकर के, कौची नहीं कहोगे कि मुंह दिखावे जाई थी घरे लाओ डूब के मर जाए। निर्लज लेकर तो डूब के मर ही जाते। कहा कि ना घरे ना जाएंगे। अब बेचारा यहू 3 वैज्ञानिक यही सोच के बतिया के जा रहा था। पहला का नाम बता, होलैंड के हागो डी ब्रिज, और दूसरा था जर के हो जाइएगा मनी के समान, नाम पड़ा जर्मनी, जहां के वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस। और तीसरा वैज्ञानिक का नाम था, आराम से आया था, ऑस्ट्रिया के था। ऑस्ट्रिया वाला आराम से ये करता है। ऑस्ट्रिया के था, आराम से आया और कहा एक एक करके शेर को पकड़ के बांध से मार दो, नाम पड़ा इरविक वान शेरमार्क। याद रखिए नाम तनी। होलैंड के कौन? हागो डी ब्रिज, होलैंड के हागो डी, और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रिया के इरविक वान कार्ल मार्क्स। ऐसे लॉ है कार्ल कोरेंस। अब नाम सुन लीजिए, हौले हौले हाँक दीजिए, आ दीवाना बन के कहां खड़ा रहेगा? ब्रिज पर। आज के लेकिन कहां दीवाना बन के खड़ा रहता है? पुले पर ना रहता है कि यही ना पुलिया दिया पार कर दो, ये जे रहता है कि नहीं रहता है? अक्सर दीवाना बेचारा वजह पर ही रहेगा। हाँ, एक मिनट ना। जर्मनी के जर के हो जाएंगे मनी के समान, नाम पड़ा जर्मनी। जरा था लेकिन को रह के रह गया, नाम पड़ा, अरे काल आवली था ना आग में कूदे गया, लेकिन जरा नहीं को रह के रह गया, नाम पड़ा कार्ल कोरेंस। अब आराम से आया ऑस्ट्रिया के लोग, एक एक करके बनवा से शेरवा को क्या कर दिया? मार दिया, नाम पड़ा इरविक वान शेरमार्क। जय हिंद, जय भारत। अब जाइए, कल फिर हम लोग मिलते हैं इसी सफर में। हम इसका वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, पूरा किताब का एकदम ऑब्जेक्टिव, एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव।